यूजीसी के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, अब उसके आगे हम लोग इस वीडियो में उसके आगे की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। हमने वीडियो को पार्ट 2 और 1 इसके लिए किया है कि वो बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए हमने देखा कि आधा उसमें और आधा इसमें पढ़ाते हैं आपको। तो अब हम लोग शुरू करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पार्ट 2। इसका पहला क्वेश्चन है पार्ट 2 का, यूजीसी ने किस वर्ष मेहरोत्रा समिति का गठन किया? किस समिति का? मेहरोत्रा समिति। 1983 ईस्वी में। किस वर्ष किया था? 1983 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मेहरोत्रा समिति बनाया था। यूजीसी ने सन 1983 ईस्वी में मेहरोत्रा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? आर.सी. मेहरोत्रा। किसकी अध्यक्षता में किए थे? आर.सी. मेहरोत्रा की अध्यक्षता में इन्होंने इस समिति का गठन किया था। यूजीसी ने किस वर्ष देश के पुस्तकालयों जैसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों को एक नेटवर्क से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय प्रणाली पर एक समिति का गठन किया? अब नेटवर्क क्या होता है, प्रणाली क्या होता है? अभी जो हम लोग नेटवर्क का मतलब है बहुत सारे लोगों का समूह। जैसे हम लोग जो अभी फेसबुक चलाते हैं, क्या है? नेटवर्क है। अभी हम लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, सब क्या? व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनते हैं सब क्या है? नेटवर्क है। तो नेटवर्क का मतलब जब कई सारी संस्थाओं को आपस में समान उद्देश्य प्राप्ति के लिए जब जोड़ा जाता है वह एक प्रणाली बन जाता है और वह नेटवर्किंग प्रणाली कहलाता है। तो यूजीसी ने कहा, यूजीसी ने देखा कि नहीं भाई, अब एक ऐसा चीज हम बनाए, एक ऐसी प्रणाली को विकसित करें जो सभी पुस्तकालयों को आपस में जोड़े। किसको? विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय को। और उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रोफेसर यशपाल को। कब बनाया गया था? 1988 ईस्वी में। कब बनाए? यह अध्यक्ष कब बने? सन 1988 ईस्वी में प्रोफेसर यशपाल साहब को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यूजीसी ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 1998 ईस्वी में जो समिति बनाई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कोई बता सकता है? था कि विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, पढ़ाएंगे डीम्ड क्या होता है, में सूचना केंद्रों की स्थापना करना। विश्वविद्यालय 1988 में डीम्ड विश्वविद्यालय की शुरुआत हो गई थी। जैसे डीम्ड विश्वविद्यालय वैसे विश्वविद्यालय होते हैं जो स्टेट द्वारा संचालित होते हैं। वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? स्टेट के द्वारा संचालित होते हैं। अभी यूजीसी 4 प्रकार के विश्वविद्यालय को देती है मान्यता। 4 प्रकार के विश्वविद्यालय को मान्यता यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही देगा, लेकिन उसमें स्टेट लाइब्रेरी भी आ जाएगा। अब तो ऐसा भी नियम आ गया है यूजीसी के द्वारा कि कोई स्टेट चाहे कि हम अपना विश्वविद्यालय खोल सकता है, यह है यूजीसी में। लेकिन उसको मान्यता लेना किससे है? यूजीसी से ही। लेकिन अगर स्टेट चाहे तो खोल सकती है। तो उसी में था डीम्ड विश्वविद्यालय और जो सामान्य विश्वविद्यालय हैं उन सभी में सूचना केंद्र। सूचना केंद्र क्या होता है? सूचना केंद्र का, सूचना का मतलब क्या? हम लोग जो बोल रहे हैं सब केंद्र सूचना हो गया, और केंद्र का मतलब जो एक स्थान, जैसे पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र। तो सूचना केंद्र का मतलब है कि बहुत सारी जो सूचनाएं एकत्रित रूप में हैं उन सभी को एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हम लोग का आज ई लाइब्रेरी क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन सर्विस क्या है, यह सब केंद्र की तरह कार्य करते हैं जो एक जगह रहते हुए पूरी दुनिया में वो अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो एक मंच पर लाने के लिए ही इसको क्या किया थे? यशपाल साहब की अध्यक्षता में एक समिति 1988 ईस्वी में बनाई गई थी। प्रोफेसर यशपाल कौन थे? यह सही सवाल है कि प्रोफेसर यशपाल कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल जो थे वह तत्कालिक मतलब 1988 में प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन किया था। जो ब्रह्मांड में जो किरण है, विकिरणें हैं, उनका अध्ययन किया था। सोचिए कितने बड़े विद्वान थे और कितने बड़े वैज्ञानिक थे कि इन्होंने विकिरण पर काम किया था ब्रह्मांड में। आज भी हम लोग जो फोन जो हम लोग चलाते हैं, मोबाइल हम लोग चलाते हैं, वो सब क्या है? एक सैटेलाइट की तरह जो काम करते हैं। मोबाइल से हम लोग बात करते हैं, हम लोग को कुछ पता चलता है क्या है, लेकिन वो कहीं ना कहीं
वो हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी है, वो हमें कहां से मिलता है, किसी टावर से मिलता है। उसी तरीके से जो विकिरण पर इन्होंने खोज किया था, किसने किया था, प्रोफेसर यशपाल साहब ने, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इसीलिए इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब यूजीसी ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर आधारित विकास समिति का गठन किस वर्ष किया था, विकास समिति का गठन किस वर्ष किया था, कोई बताएगा, 2001 में, रिसेंटली बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2001 ईस्वी में यूजीसी ने नई छात्रवृत्ति और शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम, शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम को जो संचालित किया जाता है वे कौन से थे, कौन से हैं, यूजीसी ने नई छात्रवृत्ति और शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रमों को जो संचालित किया जाता है वो कौन से हैं, गेहूं दे शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम 1956 से 61 तक चला। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि गेहूं दे शैक्षणिक कार्यक्रम, यह तो समझ में नहीं आया क्या है। तो आपको बता दें कि 1960 के आसपास में विदेशों में गेहूं की बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई थी, मिल नहीं रहा था, खाद्यान्न की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय भारत में, हमारे यहां गेहूं का उत्पादन शुरू से बहुत अच्छा आया है। तब भारत सरकार ने, यूजीसी ने एक कार्यक्रम चलाया कि क्यों ना हम विदेशों को गेहूं दें और उसके बदले में आप हमको तकनीक दीजिए। किसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। आप हमको शोध में मदद करिए, हमको उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करिए और हम उसके बदले में आपको गेहूं देते हैं। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा, गेहूं दे, क्या पड़ा, गेहूं दे शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम। 1956 से 61 तक यह कार्यक्रम चला। किसने चलाया, यूजीसी ने, और यूजीसी ने यह छात्रवृत्ति योजना के तहत चलाया। और शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम मतलब क्या है, शैक्षणिक विनिमय का मतलब एक्सचेंज होता है, हम आपको कुछ चीज दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमको कुछ दे दीजिए। आज के समय में भी हम लोग क्या करते हैं, आज भी गांव में एक्सचेंज का खूब ऑफर चलता है। जैसे आज भी गांव में जब आप देखेंगे किसी के यहां, अब तो थोड़ा कम दिखने लगा है लेकिन आज भी है, अगर आपके घर में किसी की शादी होनी है, कोई फंक्शन होना है, तो आप 2 4 10 घर से कुर्सी, 5 गो वहां से, 2 गो वहां से, 10 गो वहां से कट करते, मुझे लगता है कि अपने ही टोला से 25-50 कुर्सी आराम से चलाता है। अगर बैठने के लिए जरूरत है तो 2-2 जगह से, हर जगह से आपको चौकी वगैरह मिल जाता है, बेंच वगैरह मिल जाता है, गांव में आज भी मिल जाता है हम लोग के यहाँ। वो एक्सचेंज जो विनिमय कार्यक्रम है आज भी हमारे यहाँ चलता है। इसीलिए 1956 से 61 तक यूजीसी ने भी एक गेहूं दे शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम चलाया। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई गेहूं दे के पढ़ेगा कैसे, भाई यह नियम है, क्योंकि विश्व में उस समय नहीं था गेहूं और भारत में तो हमेशा कृषि प्रधान देश रहा है, तो भारत के पास गेहूं खूब थी। तो इसने कहा कि भाई ठीक है, आपके पास खाद्यान्न नहीं, हम आपको खाने के लिए दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमको शिक्षा दीजिए और शैक्षणिक तकनीक दीजिए। अब आ गया समझ में गेहूं दे क्या होता है। अब यूजीसी का गेहूं दे शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम क्या था, आ भी गया है। यह कार्यक्रम क्या था यह कार्यक्रम भारत सरकार और अन्य देशों के साथ शैक्षणिक सहयोग के बदले गेहूं आपूर्ति कराना था। भाई हमने अभी आपको पढ़ा दिया, वो क्वेश्चन आगे था कि जो अन्य देशों के साथ जो शैक्षणिक कार्यक्रम था उसके बदले में हम आपको गेहूं दे रहे हैं, आप हमको शिक्षा दीजिए, उच्च शिक्षा में शोध दीजिए, शोध में हो रहे जो नए नए तकनीक जो इजाद भी हुए हैं विदेशों में वह आप हमको दीजिए। एकदम सिंपल है। यूजीसी ने पुस्तक बैंक की स्थापना किस वर्ष किया था, यूजीसी ने पुस्तक बैंक की स्थापना किस वर्ष किया था, कोई बता सकता है। पुस्तक बैंक यह था 1963 से 1964। अब आपके मन में हुआ कि पुस्तक बैंक क्या है, तो बैंक तो समझ गए रखने की जगह, लेकिन पुस्तक बैंक, पुस्तकालय समझ में आ रहा है, पुस्तक बैंक क्या है। तो आप लोग को याद होगा आज से 20-30 साल पहले हम लोग चलते हैं कि अगर हम 5 में पढ़ रहे हैं तो 5 का जो बुक हम लेंगे जो अभी तुरंत 6 में गया है, हम उससे आधे दाम पर खरीद लेते थे।
आधे दाम पर खरीद करके और हम पढ़ लेते थे। फिर जब हम 6 में गए तो हम उसको थोड़ा सा कम करके हम नीचे वाले को दे दिए। इससे क्या होता था कि कम पैसे में सबकी पढ़ाई, हम खुद खरीदे हुए हैं, हमारे लोकल शहर में मिलता था वह पुस्तक, तो आधे दाम पे हम दुकानदार से भी ले लेते थे। हम खुद सेकंड हैंड बुक खरीद के पढ़े हैं। और हम भी, हालांकि हमने कभी जिंदगी में बेचा नहीं पुस्तक, लेकिन मैंने खरीदा आर्थिक स्थिति को देख करके, क्योंकि आज से जब हम लोग पढ़ते थे आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं, गांव में हम लोग पढ़े बड़े हैं, तो गांव की जो माहौल थी वो कृषि वाला रही है। हमारे घर में हम अपने टोले में फर्स्ट है जो हम ग्रेजुएट हैं। अब तो बहुत सारे मेरे भाई, बहुत सारे लोग हो गए हैं। उस समय हम प्रथम ग्रेजुएट थे। तो क्या पढ़ाई होती है, क्या समस्याएं होती है, वो हम लोग को पता है। तो पुस्तक बैंक के क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ कर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उनसे पुस्तक दान के रूप में ले लिया जाता था और एक जगह रख दिया गया। और जो गरीब छात्र हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो अपने आप को उस लायक नहीं है कि वह खरीद सकते हैं, उनके लिए यह पुस्तक बैंक स्थापित की गई थी कि सबल बच्चों से पुस्तक डोनेट करके ले लो और गरीबी बच्चों को वह पुस्तक दे दो पढ़ने के लिए निःशुल्क रूप से। तो रखने की जो नियम बनाया गया, जो जगह बनाया गया, तो एक नियम होना चाहिए। तो वही नियम क्या हुआ? पुस्तक बैंक। यूजीसी ने पुस्तक बैंक की शुरुआत की कब? 1963 में। और यह बहुत अच्छा चला, यह चला भी, और इससे बहुत सारे बच्चे लाभान्वित भी हुए। अब आगे है यूजीसी के कितने क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? कितने हैं? 6। कहां कहां है? यूजीसी ने अपने 6 क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना कब की थी? कब की थी? पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कब किया था। तो 1994 से 95 के बीच इसने 6 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किया, जिसमें पहला पुणे। कहां किया? पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु। यह 6 जगह है जहां इसके आज भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। नई दिल्ली से संचालित होते हैं और भारत के 6 इसके क्षेत्रीय सेंटर है, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु। हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहां है? आ भी गया। कहां है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहां? बहादुर शाह जफर मार्ग। कहां पर है? नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर इसका मुख्यालय है। यूजीसी कितने प्रकार के विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है? 4 प्रकार के विश्वविद्यालयों को यूजीसी मान्यता देती है। कौन कौन से हैं? पहला तो केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दूसरा राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी, तीसरा मान्यता विश्वविद्यालय, इसी को हम बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, और चौथा राज्य के निजी। यह अभी रिसेंट में बनाया गया नियम है। यूजीसी ने एक नियम बनाया कि थोड़ा सा लचर व्यवस्था। लचर का मतलब क्या है? लचर का मतलब होता है कि चलो थोड़ा तुम कंप्रोमाइज करो, थोड़ा हम कर लेते हैं। जैसे हमारा जो परिवार चलता है, कैसे चलता है? लचर व्यवस्था से। थोड़ा तुम नरम, थोड़ा हम गरम, थोड़ा तुम गरम, थोड़ा हम नरम। तो ऐसे परिवार एक समेकित रूप से चलता है। तो उसी तरीके से यूजीसी ने भी देखा कि हम जो अपने मानक को बनाए हैं, उस मानक में मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण जो विद्यार्थी है उनको सही चीजें नहीं मिल रही है। तो कहा कि चलो हम स्टेट को भी थोड़ा पावर देते हैं। तब उसने क्या कहा कि राज्य भी निजी विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह उसका जो परमिशन होगा वो कौन देगा? यूजीसी देगा। एफिलिएशन यूजीसी देगा, लेकिन आपके देख रेख में रहेगा। जैसे बिहार में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी राज्य पुस्तकालय है। बिहार का सबसे बड़ा जो ओपन यूनिवर्सिटी कौन है? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। पहले पटना के विस्कोमान में था, अभी राजगीर में चला गया है।
वहां पर हो गया। तो यह क्या है, पूर्ण रूप में राज्य विश्वविद्यालय है। सेंट्रल का कोई लेना देना नहीं है। यूजीसी एफिलिएशन देती है, मानक का निर्धारण वही करती है, वेतन का निर्धारण राज्य सरकार करती है, मानक उसका है, लेकिन वहन कौन करेगा, राज्य सरकार। इसीलिए इसको हम कहते हैं राज्य के निजी विश्वविद्यालय। अब है कि यूजीसी द्वारा संचालित 2025 तक कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्य रूप में हैं, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं 2025 तक, अभी तक कितना है, 56। केंद्र द्वारा संचालित जो विश्वविद्यालय हैं वह कितने हैं, 56 पूरे भारत में। यूजीसी द्वारा संचालित पूरे भारत में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, कितने स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, कितना है 2025 तक, 513। एक दो आगे पीछे हो सकता है, एक दो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वर्तमान में भी कितना है, 513। यूजीसी द्वारा संचालित पूरे भारत में कितने मानित विश्वविद्यालय, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कितने हैं, 147। कितने हैं, 147। एक आगे पीछे हो सकता है, कितना है, 147। विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा संचालित पूरे भारत में कितने निजी विश्वविद्यालय हैं, जिसको हम लोग सीधे कहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कितने हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 543। इनकी संख्या ज्यादा क्यों है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यह ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं, राज्य सरकार इसकी देखरेख करती है, राज्य सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। हालांकि मानक का पूरा निर्धारण कौन करता है, यूजीसी। इसमें यूजीसी कोई कोताही नहीं बरतती है, लेकिन इसके जिस स्टेट में, जैसे हमारे बिहार में 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं, उसको कौन देखरेख करती है, राज्य सरकार करेगी। लेकिन मानक का निर्धारण, वेतन का निर्धारण सब कौन करेगा, यूनिवर्सिटी। वेतन का निर्धारण यूनिवर्सिटी करेगा, मानक का निर्धारण कौन करेगा, यूजीसी करेगी, और इसको देखरेख कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, वेतन इसीलिए यूजीसी नहीं करती है कि प्राइवेट का मतलब होता है हमारा है निजी पुस्तकालय, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मतलब है मानक का निर्धारण यूजीसी, देखरेख का निर्धारण कौन करेगी, स्टेट, लेकिन वेतन कर्मचारी का निर्धारण कौन करेगा, वह विश्वविद्यालय संस्थान करेगी या विश्वविद्यालय प्रबंधन समिति करेगी। वर्तमान भारत में कौन सा राज्य जहां एक भी राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, एक भी राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, कौन सा है, मिजोरम और नागालैंड। कौन सा है, पहला है मिजोरम और दूसरा है नागालैंड। यह ऐसे दो स्टेट हैं जहां एक भी राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। कारण है कि एक तो पहाड़ पर है, एक तो कारण क्या है, नागालैंड में कौन पढ़ने वाले, कितने लोग हैं, सब जनजाति समूह के लोग ज्यादा, जो नागा बाबा हम लोग बोलते हैं। मिजोरम कंप्लीट पहाड़ पर है, तो वहां चूंकि जनसंख्या इतना कम है, वहां पढ़ने वालों की संख्या इतना कम है कि जो सरकारी जो विश्वविद्यालय है उसी में बच्चे नहीं है, बाहर बाहर दूसरे दूसरे राज्य के बच्चे जाते हैं। तो फिर वहां निजी विश्वविद्यालय खोल करके कौन क्या कमा लेगा, निजी विश्वविद्यालय का मतलब तो कमाना ही हुआ, धन अर्जित है, बिजनेस है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, बिहार में ही हम लोग देख ले, बिहार में तो बहुत कम है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, आपको उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में भरमार है, एकदम पूरा खुला हुआ है। जैसे हमारे बिहार में सबसे ज्यादा बीएड कॉलेज, हर 2-4 किलोमीटर पर एक बीएड कॉलेज मिल ही जाएगा। तो क्यों है, क्योंकि यह एक बिजनेस का स्रोत है, यह शैक्षणिक चीजों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बीएड कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, खूब खुल रहा है। तो अब हम लोग आगे आएंगे, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, तो सबसे ज्यादा कहां है, पश्चिम बंगाल में 38 राज्य विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं, 38 राज्य विश्वविद्यालय है पश्चिम बंगाल में। भारत के कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं जो सबसे पुराने हैं, भारत में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं जो सबसे ज्यादा पुराना है, तो 3 है। कितने हैं, 3, मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय, जिनकी स्थापना कब हुई थी, सन 1857 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1857 ईस्वी में। कितने, 3। अब देखिए नेट, नेशनल इजिबिलिटी टेस्ट, हम लोग यूजीसी नेट सब लोग जानते हैं, यूजीसी नेट जानते हैं,
तो नेट का परीक्षा का आयोजन भारत में कौन आयोजित करता है? भारत में कौन आयोजित करता है? यूजीसी नेट, स्वाभाविक यूजीसी करती है। कौन करती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत में किस वर्ष से यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन कर रही है? कब से कर रही है? यूजीसी नेट जान रहे, लेकिन कब से आयोजन होता है? 1984 ईस्वी से भारत में यूजीसी नेट का आयोजन होता है। और यह आयोजन क्यों होता है? भारत में 1984 ईस्वी से यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? इस परीक्षा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई बताएगा? इस परीक्षा का आयोजन क्यों किया जाता है? तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जीआरएफ के लिए। क्यों किया जाता है? असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ। जीआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अभी अगर आपकी उम्र जनरल कास्ट के हैं तो 28 साल, ओबीसी है तो 1-2 छूट है, एससी एसटी है तो 33 साल, 32 साल 33 साल यही है। अगर उसके अंडर में आपने नेट निकाल लिया तो आपको जीआरएफ मिलेगा। जीआरएफ का मतलब है कि यूजीसी आपको स्टाइफन देगी, पढ़ने के लिए पैसा देगी कि आप रिसर्च करिए, आप पढ़िए, और लोग उसी रिसर्च के क्रम में पीएचडी भी कर लेता है और जीआरएफ भी मिल गया। तो एक पैसे में दो काम। आज भी भारत सरकार, राज्य सरकार इतना पैसा देती है शिक्षा के क्षेत्र में, जो रिसर्च करने के लिए है वो बहुत पैसा देती है। विडंबना यह है कि आज लेने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग चाहते ही नहीं है कि पढ़े। सरकार तो बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार है। तो यूजीसी इसीलिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए किसका? यूजीसी नेट का आयोजन करती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आयोजन किया जाता है। वर्तमान 2025 में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? कोई बता सकता है? विनीत जोशी। कौन है? विनीत जोशी। कब से है? 11 अप्रैल 2025, अभी बने ही हैं। विनीत जोशी कौन है? विनीत जोशी कौन है? यह है भारत शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग में सचिव है। क्या है? उच्च शिक्षा विभाग में सचिव है, और यूजीसी में अतिरिक्त प्रभार पर आए हैं। ये क्या है? यूजीसी में अतिरिक्त प्रभार पर इनको मिला हुआ है। ठीक है, अध्यक्ष जो है यूजीसी के अतिरिक्त प्रभार में है। यूजीसी का 2025-26 में कितना बजट है? यूजीसी का 2025-26 में कितना बजट है? कोई बताएगा कितना है? 3,335.97 करोड़। कितना हुआ? 3,335.97 करोड़ रुपया इसका सालाना बजट है, एक साल का। याद रहे यह बजट कितना है? एक साल का यह बजट है। ठीक है, एक साल का बजट इतना है। भारत के सबसे प्राचीन महाविद्यालय किसे माना जाता है? भारत के सबसे प्राचीन महाविद्यालय मतलब कॉलेज किसे माना जाता है? प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसकी स्थापना 1817 ईस्वी में कहां हुआ था? कोलकाता में। कहां हुआ था? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। किस नाम से? हिंदू कॉलेज के नाम से, जो बाद में 1855 ईस्वी में इसका नाम बदल के प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया। और किसने किया? अंग्रेजों ने किया। ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे पुराना कॉलेज कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे पुराना कॉलेज है कौन सा? यही है, प्रेसिडेंसी कॉलेज। किसे है? प्रेसिडेंसी कॉलेज है। यूजीसी किसके साथ मिलकर नेट का आयोजन करती है? पहले तो शुरू में जब 84 में हुआ तो वो अकेले करती थी, लेकिन बाद के वर्षों में
क्योंकि इसका आयोजन इतना बड़ी स्केल पे होता है, हजारों लाखों बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं, तो किसी एक संस्था के बस की चीजें नहीं है। और यूजीसी के पास ऐसे भी बहुत सारे कार्य है, इसीलिए यूजीसी एक दूसरे संस्था से कोलैबोरेट करती है। वो संस्था कौन सी है? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके साथ मिलकर नेट का आयोजन करती है।